नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ठंड लगातार अपने पीक की ओर बढ़ रही है और ऐसे में सर्दियों के मौसम में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। साथ ही कम तापमान हमारे शरीर की प्रतिक्रिया को कम कर देता है। ऐसे में इन दो चीजों का सीधा सा मतलब है कि सर्दियों में हमारे बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सभी जानते हैं कि सर्दियों के साथ साथ हमारे नाक, कान और गले की समस्या भी बढ़ने लगती है। खासकर बच्चों को और बूढ़ों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज हम इसी समस्या के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे सर्दी के मौसम में अपना बचाव कर सकते हैं। आज हम एक्सपर्ट के जरिए आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनुराग जैन, जो कि कंसल्टेंट है ईएनटी। स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रतीक शर्मा, ये भी कंसल्टेंट ईएनटी है। स्वागत है सर आपका। और आज हम आपको सर्दियों में कान, नाक और गले से जुड़ी बीमारियों से जो खतरे होते हैं उसके बारे में बताएंगे। साथ ही आपको इसके कारण और ट्रीटमेंट की भी जानकारी देंगे। साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3826। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है 0120-715-3787। इन दो नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपना सवाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम हमारे कॉलर्स को जोड़ें, मैं डॉक्टर अनुराग पहले आपके पास आना चाहूँगी। आपसे जानना चाहूँगी कि आमतौर पर सर्दियां आते ही हल्की फुल्की बीमारियों का सामना अधिकतर लोगों को करना पड़ता है, फिर चाहे वो खांसी जुकाम ही क्यों ना हो। ऐसे में इन बेसिक चीज़ों से बचने का क्या उपाय है? सर्दियां आते से ही चूँकि तापमान कम हो जाता है और जैसा आपने बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारी रिएक्टिविटी होती है, वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो उसके कारण से वायरसेस जल्दी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम जो भी कमज़ोर होता है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको अपनी स्वास्थ्य के बारे में सजग रहना है। अपने शरीर को सडनली, जैसे अभी ठंड आ रही है तो ठंड से बचाना है, अपने शरीर को वार्म रखना है ताकि आपके शरीर में जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो वीक ना हो। और खान पान का पूरा ध्यान रखना है। और चूँकि जैसे हम दिल्ली में रहते हैं या आमतौर पर अभी इस वक्त हवा की स्पीड स्लो रहती है तो पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है, ताकि अभी फसलें जल रही हैं, तो उसके कारण से इन सब चीज़ों से हमारा सबसे पहले जो भी चीज़ें हवा में उड़ने वाली है वो आपके नाक या मुंह के रास्ते ही अंदर गले में जाती हैं और सांस के रास्ते में जाती हैं, तो वो भी हमारे को अफेक्ट करती हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर प्रतीक आपके पास मैं आना चाहूँगी। ये कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ऐसे में इससे पहले कि हमें ज़रूरत पड़े कि हम इतने बीमार पड़ जाएं कि हमें दवाइयों का सेवन करना पड़ रहा है, क्या क्योर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जिस तरह से अभी डॉक्टर अनुराग ने बताया कि क्योंकि अब तापमान में गिरावट होने वाली है तो ऐसे में ठंड से बचने के लिए आपको कुछ सुझावों का उपयोग करना होगा। लेकिन ऐसे में सर्द गर्म की वजह से भी लोगों को परेशानी होती है। मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने गाड़ी में हीटर ऑन कर रखा है, उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी से बाहर उतरते हैं तो एकदम से वो जो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है उसकी वजह से भी शायद इंसान की तबीयत खराब हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बॉडी को एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम में चेंजेस करने पड़ते हैं, जो कि एक तो वेदर में अभी चेंज हुआ है सो हमारी बॉडी इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं होती है। सेकेंडली जो आपने कहा आर्टिफिशियली हम उसको गर्म रख रहे हैं, ठंडा रख रहे हैं और सडनली एक टेम्परेचर चेंज हो रहा है और मॉइस्चर लेवल चेंज हो रहा है या पोल्यूशन लेवल चेंज हो रहा है, तो आपकी बॉडी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है और उस अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो उतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होता है। दैट इज़ आपके जो सारे बीमार होने के चांसेस हैं वो सीज़न के चेंजेस के टाइम पे होते हैं, जैसे सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी। अगर रही बात बचाव की, आप बचाव के लिए देखिए या तो सडन चेंजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं और दूसरा खान पान का सबसे ज़्यादा इसमें रोल आता है। जैसे अपने फूड में जो भी आप खाते हैं उसमें प्रोटीन लेवल्स अपने एडिक्वेट रखिए, विटामिन्स वगैरह के साथ में हरी सब्जियों का इस समय काफ़ी ज़्यादा आना होता है तो वो विटामिन्स के आपकी कमी पूरी करते हैं। इन
के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है और ज़्यादा चेंजेस को झेल सकता है बीमारियों के से। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, लौट कर आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से अभी डॉक्टर प्रतीक से यहाँ पर सर्द गर्म की हमने बात करी, लेकिन आर्टिफिशियल चीज़ों की अगर हम बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लोग हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं आज के समय में, जिस तरह से हम मैट्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए आपको गर्माहट प्रदान करती हैं, क्या उसे हार्मफुल माना जा सकता है डॉक्टर अनुराग? देखिए मैडम, मैं एक बेसिक फंडामेंटल आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा या 2 या 3 सेंटीग्रेड कम में अगर हम उसकी आदत रखेंगे तो वो हमारी बॉडी को कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल दूं कि हम अपने कमरे में एसी 19 डिग्री पर चलाएं या 20 डिग्री पर रखें और हम उसी एसी को हम 27 डिग्री पर रखें तो हमारी बॉडी को अफेक्ट वो कम करेगा। आपको कंफर्टेबल रहना, आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। सिमिलरली ऐसी कि गाड़ी में आपने बहुत ज़्यादा हीटिंग कर दी है जो आपको आर्टिफिशियली बहुत गर्म कर रहा है, तो आप सडनली अगर उससे बाहर निकलेंगी तो आपके बॉडी को, जैसे डॉक्टर प्रतीक ने बताया, कि रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है और वो उस वक्त आपका बॉडी वल्नरेबल हो जाती है किसी भी बीमारी को कैच करने के लिए। तो बेस्ट ये है कि अगर आप चाहे अपनी गाड़ी में एसी यूज़ कर रहे हैं या हीटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उनके टेम्परेचर्स को एक्सट्रीम पर ना ले जाएँ, आप कंफर्टेबल रहें। कमरे में इतना तेज़ एसी ना चलाएं कि आपको रजाई ओढ़ के सोना पड़ रहा है, और सिमिलरली इतना तेज़ हीटर ना चलाएं कि आपको लगे कि मेरे को कोई कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रतीक, आपके पास लौट कर आना चाहूँगी। अधिकतर लोग ये मानते हैं जो शराब का सेवन करना पसंद करते हैं कि सर्दियों के समय में रम या ब्रांडी का इस्तेमाल करने से आप ठंड से बच सकते हैं। आप किस हद तक इस बात को सही मानते हैं? जी ऐसा नहीं है। एक्चुअली शराब पीने के बाद आप अगर कोई भी अल्कोहल इंटेक करते हैं उसके साथ में आपकी जो स्किन के रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाते हैं और आपकी बॉडी हीट लूज़ करती है। उससे आपको इनिशियली फॉर स्मॉल टाइम आपको फील होता है कि आपको गर्माहट फील हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी हीट रिलीज़ कर रही है, आपकी स्किन सडनली ठंड से गर्म हो जाती है। बट इवेंचुअली यू सी जो आपकी बॉडी है उसने हीट लूज़ किया है, और आप जब हीट कॉन्स्टेंटली लूज़ करते हैं और ठंडा एनवायरनमेंट है, साथ साथ आपका क्लोथिंग अगर प्रॉपर नहीं है इसके साथ में, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा इसमें बीमार होने के कगार पे हैं। सेकेंडली, शराब के साथ में आपका जो एसिड रिफ्लक्स और ये यानी कि गले में आपका पेट का एसिड गले में आ जाना है, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं जो आपके गले को थोड़ा सा और वल्नरेबल कर देता है ख़राब होने के लिए। इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं इसलिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, आपके पास मैं लौट कर आना चाहूँगी क्योंकि शुरुआत हमने इस पूरे बातचीत की इसी से कही थी कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ऐसे में क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम की हमने बात करी थी शुरुआत में, तो क्या सुझाव आप हमारे दर्शकों को देंगे जिससे वो अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें? मैडम, जैसे डॉक्टर प्रतीक ने बताया कि एक हेल्दी डाइट जो हमारा भारतीय पद्धति है, हम शायद उसे भूलते जा रहे हैं, बट वो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमारे सिस्टम को बहुत अच्छी से समझा हुआ है, और जो उनका कहना है वो काफ़ी हद तक लागू होता है आज की परिस्थितियों में भी। तो आप अगर रेगुलरली अपना प्राणायाम वगैरह योगा क्रिया करते हैं, उससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड इम्यून सिस्टम बेटर होता है। आपकी डाइट में अगर आप जो अभी मौसम में उगने वाले फल या सब्जियों का प्रॉपर सेवन करते हैं तो वो आपको इस मौसम में होने वाले रोगों से भी बचाते हैं। अभी जैसे आंवला आ रहा है, हर सीज़न के अपने फ्रूट्स हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। आपको मेरा रिक्वेस्ट है आम जनता से कि जो भी इस सीज़न का फल हो, उस सीज़न के फल को ज़रूर सेवन करें या सब्जियों को ज़रूर सेवन करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रतीक, आपके पास आना चाहूँगी। क्या आप ऐसा मानते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक तरह के लोग हैं, जैसे मान लीजिए जेंडर के बेसिस पे अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं या फिर एज के बेसिस पे हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, तो किसी स्पेसिफिक लोगों को, एक उनके समूह को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, मे बी प्रेग्नेंट लेडीज़ या बूढ़े बुजुर्ग बच्चे? बिल्कुल। देखिए, जब भी हम एज के दोनों एक्सट्रीम्स को देखते हैं, यानी कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ लेवल पे होती है, और
इन परिस्थितियों के साथ में और ये ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है, तो उनको इन्फेक्शन के चांस डेफिनेटली लोग बाकियों से ज़्यादा हैं। सिमिलरली प्रेगनेंसी में स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तो ये 2 लाइफ जुड़ी हैं आपके साथ, सेकेंडली प्रेगनेंसी में अपने आप भी जो माता है उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लोअर साइड पे होती है, तो इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनको अपने आप को वार्म रखना और इस जैसे डाइट वगैरह की बातों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ अब हमारे दर्शक भी कॉल्स के जरिए जुड़ने लगे हैं, तो चलिए सबसे पहले कॉलर को यहाँ पर उठा लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। जी बताएं। जी मैं जानना चाह रहा था, जैसे ये भी सर्दियों का सीजन शुरू हुआ है, इन सर्दियों के सीजन में जो बच्चे हैं वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं। 3-4 दिन ठीक होते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे इस मौसम में कैसे बचा जाए? जी बिल्कुल, डॉक्टर अनुराग मैं चाहूंगी कि आप इनकी समस्या का हल बताएं। अगर बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि कई बार हमारे यहाँ ट्रीटमेंट मान लीजिए आपको 1 हफ्ते के लिए लिखा जाता है और 2-3 दिन में फ़र्क होने के बाद लोग बाग उस ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं, तो वो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट के कारण वो इन्फेक्शन पूरी तरह से जाता नहीं और फिर वो वापस दुगनी ताकत से वापस लौट के आता है। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा, इंडोर पॉल्यूटेंट्स का इस सीज़न में बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। जो हमारे घरों के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ख़ास तौर से एलर्जी करने में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। जैसे अगर अभी बरसात के बाद नमी घरों में सीलन अगर हो तो सीलन में फफूंद लगती है, उससे बहुत लोगों को एलर्जी बढ़ती है। अभी कॉकरोचेस बहुत होते हैं, उनसे बहुत एलर्जी बढ़ती है। आपके घर के पुराने गद्दे, तकिए या गादियों में जो बारीक धूल पनपती है उसमें एक कीटाणु डेवलप हो जाता है जिसे हम डस्ट माइट बोलते हैं, वो एक एलर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। तो अगर आपके बच्चों में बाबा बीमार पड़ रहे हैं तो आप अपने आसपास किसी डॉक्टर से संपर्क करके इन चीज़ों के पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो करवा के पता चल सकता है कि क्यों आपका बच्चा बाबा बीमार पड़ रहा है। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या जानना चाहते हैं आप? इससे पहले कि हम हमारे अगले कॉलर को जोड़े, डॉक्टर प्रतीक आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी लास्ट जो हमारे कॉलर थे जिन्होंने पूछा कि अक्सर बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जब कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है उसको बार बार मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी आपको हानि हो सकती है आपके शरीर में। जब आप टैबलेट्स खाते हैं तो वो गर्मी पैदा करती है। कितना सहमत है आप इस बात से? देखिए, जो भी आप अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो आपको जो मेडिसिन लिख रहे हैं वो एक प्रिस्क्राइब्ड तरीके से लिखते हैं, जो एक उसका प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो वो ज़्यादा नहीं लिखते। ये लोगों का मानना है। हाँ, डेफिनेटली ज़्यादा ओवरडोज इज़ रॉन्ग, बट अंडरडोजिंग इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अगर आप कम ले रहे हैं जितनी क्वांटिटी उसकी ज़रूरी है उससे भी, तो भी वो बीमारी पे असर नहीं करेगी और रेजिस्टेंस आ जाता है बीमारी में, जिससे कि आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ज़्यादा भी ख़राब है तो कम भी ख़राब है। इस चीज़ को मानते हुए मैं कहूँगा कि आपको एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ दवाई लेनी चाहिए जितना आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, आपके पास मैं लौट कर आना चाहूँगी, क्योंकि फिलहाल हम छोटे बच्चों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अक्सर वो लोग अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, जो मन में आता है वो लोग खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके दांतों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, गला भी उनका ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों की डाइट को किस तरह से सुधारा जाए, इस पर आप हमारे दर्शकों को सुझाव दें। मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप ज़्यादा बेहतर जानते हैं अपने बच्चों के बारे में बजाय बच्चे। तो बच्चों की जिद के आगे ना झुकें और पैकेट बंद चीज़ें, या कई बार आजकल समय अभाव में हम टाइम नहीं होता है माँ बाप के पास, तो वो उनको सॉफ्ट ड्रिंक्स या पैकेट बंद चीज़ें दिखा देते कि चलो कुछ तो पेट में जाएगा, ये कंसेप्ट पे इस पे आप गलत आदतें डाल रहे हैं और उससे उनका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो जो हेल्दी है उसको खाने पर ज़रूर इंसिस्ट करें। ये नहीं कि बच्चे ने जिद करी तो आपने चिप्स का एक पैकेट टिका दिया और बजाय फ्रूट्स खिलाने के। तो जो उसकी उम्र बढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चा नहीं जानता उसके लिए क्या अच्छा और क्या ख़राब है, एज अ पेरेंट वो आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, और ऐसे में चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कॉलर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या जानना चाहते हैं आप?
जी, आवाज मिल रही है आपकी। आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद कीजिए और बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। हेलो जी हाँ बहन जी, ऐसा है छोटा बच्चा है 7 साल का, जी उसको नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी है, जी तो बार बार नाक जाम रहता है। जी ENT के डॉक्टर साहब को दिखाए तो बोला इसका छोटा बच्चा का ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको दिक्कत हो रही है, सर्दियों में ज्यादा हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर प्रतीक, मैं चाहूंगी आप इनकी समस्या का हल बताएं। देखिए, आमतौर पे अगर हड्डी बहुत टेढ़ी है और बच्चे को सांस की दिक्कत हो रही है बार बार, तो सर्जरी ही एक आंसर होता है। बट क्योंकि ये ग्रोइंग एज होती है, तो इस समय पे अगर सर्जरी करते हैं तो फिर बहुत ही आवश्यक कंडीशन में करते हैं। अगर अवॉइड हो सकती है, मेडिसिन से काम हो सकता है, तो हम मेडिसिन का सहारा ही लेते हैं। बट हाँ, अगर बिल्कुल हड्डी इतनी टेढ़ी है कि सांस नहीं जा रही है, अंदर बलगम इकट्ठा हो रहा है, साइनोसाइटिस की चेंजेस आ रहे हैं, तो हाँ, हड्डी सीधी करने का ऑपरेशन करना पड़ता है। बट हाँ, ये याद रखिए, ऐसी कंडीशन में जब जल्दी एज पे ऑपरेशन करना पड़ता है, तो आमतौर पे एक फुल वयस्क यानी 17-18 साल की उम्र के बाद रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को यहाँ पर हमारे साथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या जानना चाहते हैं आप? मैं वही बच्चे के बारे में पूछ रहा था, बीच में बंद हो गया सर। जी, वो नाक की हड्डी टेढ़ी है, थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन बार बार नाक उसका जाम रहता है जी, तो परेशान रहता है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर सकता। जी देखिए, हड्डी अगर थोड़ी टेढ़ी है तो उसकी सर्जरी नहीं एडवाइस की जाती इस एज पे। तो ख़ास तौर पे आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनको देखिए अगर उनको एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इस एज पे एडिनॉइड की प्रॉब्लम होना काफ़ी कॉमन है। और अगर वो साथ में हड्डी थोड़ी टेढ़ी है तो ये दोनों चीज़ें मिलके काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो एडनॉइड की ट्रीटमेंट आप मेडिकेशन शुरू कीजिए, मेडिकेशन के साथ वो इम्प्रूव कर जाता है तो ओवरऑल चाइल्ड की हेल्थ इम्प्रूव कर जाएगी और शायद सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस मौसम में जो सबसे कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से अधिकतर लोग जूझते हैं वो है नाक ब्लॉक हो जाना। ऐसे में जो इनहेलर्स फिलहाल मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या आप वो सजेस्ट करेंगे या आपका सजेशन कुछ और है दर्शकों के लिए? नहीं, नाक ब्लॉक होना, अगर सिर्फ नाक ब्लॉक हो रही है तो उसमें इनहेलर, जो नॉर्मल स्टीरॉयड इनहेलर हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। उसके लिए तो बेहतर रहेगा कि नाक खोलने की जो ड्रॉप्स आती हैं, अगर वो 2-4-5 दिन आपको यूज़ करनी है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इनहेलर्स का रोल वहाँ पर है जहाँ आपको सीवियर एलर्जीज़ हैं, जहाँ पर आपको बहुत स्नीजिंग हो रही है, उसके कारण से नाक ब्लॉक हो रही है या नाक से बहुत पानी सा बह रहा है, तो एलर्जी के जो फीचर्स हैं वहाँ अगर है तो तब इनहेलर्स मतलब जो नेजल स्प्रेज हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रतीक, आपके पास लौट कर आना चाहूँगी। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बेसिक बीमारियां होती है, कोल्ड, कफ, सर दर्द, बुखार, ऐसे में लोग डॉक्टर्स के पास जाना प्रेफर नहीं करते हैं और उनको लगता है कि वो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जा कर के जो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बंदा बैठा है उससे वो लोग दवाई ले सकते हैं। ऐसे में आपका क्या सजेशन है? क्या लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या वो डायरेक्टली जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं? देखिए, कॉमन कोल्ड अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा जुकाम खांसी है, इस तरह की दिक्कत है, तो ये आम तौर पे 3 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। स्टीम लेना अच्छा ट्रीटमेंट है इसके लिए। बट मेडिकेशंस में आम तौर पे देखा है लोग एंटीबायोटिक्स और इन सब का अननेसेसरी सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो मैं ये कहूँगा, अगर आप 1-2 दिन वेट करते हैं, स्टीम वगैरह लेते हैं, जनरल प्रिकॉशंस के साथ में बॉडी को वार्म रखते हैं, दैट इज़ ओके। बट उसके लिए अननेसेसरी ट्रीटमेंट के लिए आप अगर केमिस्ट वगैरह के पास से लेते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। बेटर है अगर आपको सलाह लेनी है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको प्रॉपर तरीके से अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो देंगे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में काफ़ी बार मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कुछ परहेज और सिर्फ सिम्टम रिलीफ्स के लिए कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज नहीं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, जयश्री कुमार है मेरा नाम और जयपुर से मैं बोल रही हूँ। मेरे कान में बहुत दर्द रहता है और ये डिस्चार्ज होता है इसमें। जी
डॉक्टर अनुराग, मैं चाहूंगी कि आप इनकी समस्या का हल बताएं। देखिए, कान का बहना हमारे देश में एक बहुत कॉमन समस्या है और लोग बाग इसको उतना सीरियसली लेते नहीं हैं जितना लेना चाहिए। तो कान का बहना यूजुअली आपके कान की जो हड्डियां हैं उनमें इन्फेक्शन के कारण होता है, और चूंकि उसके ऊपर ही जस्ट ब्रेन होता है तो लंबे समय तक बहने से कई बार वो इन्फेक्शन दिमाग में जाने का रिस्क रहता है। तो मैं जो अपनी कॉलर हैं मैडम, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कान का प्रॉपर इलाज कराएं और सिर्फ कान सूखने से कान को ठीक होना ना समझें, क्योंकि कान इस वक्त अभी दवाई खाएंगी कान सूख जाएगा, कुछ समय बाद फिर बहना शुरू हो जाएगा। तो उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करके उसको ट्रीट करवाएं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा नाम जय है जी। कान का पर्दा फट गया बच्चे का। जी, कान का पर्दा फट गया, किसी छोटे बच्चे ने स्टिक डाल दी कान पे। डॉक्टर प्रतीक, मैं चाहूंगी आप इनकी समस्या के बारे में क्या बताएं। एज है बच्चे की? एज 15 साल है। 15 साल एज है, और ये चोट लगने के कारण फटा है? किसी छोटे बच्चे ने वो स्टिक डाल दी कान के अंदर, मजाक कर रहा था। जी जी जी। पर्दा फट गया। आपने डॉक्टर को दिखा लिया है और आपको अगर पता है कि कान का पर्दा फट गया, आमतौर पे जो चोट लगने के कारण पर्दे फटते हैं वो 3 से 4 हफ्ते में खुद से हील कर जाते हैं। बट अगर इसके साथ हम प्रिकॉशन की बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कान के अंदर बिल्कुल भी कुछ पानी, तेल, इस तरह की चीज़ें ना डालें और बच्चे को ख़ास तौर पे खांसी जुकाम से बचाएं। अगर आप ऐसा करते हैं 3-4 हफ्ते तक तो ये ज़्यादातर कंडीशंस में अपने आप हील हो जाता है। बट फाइनल आपका ट्रीटमेंट कितना छेद बड़ा है, कितना उसमें अभी प्रॉब्लम है और कोई चोट तो नहीं लगी है या हियरिंग में कोई और इशू तो नहीं है, वो बच्चे को देख के ही बताया जा सकता है। तो आप तुरंत एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के इस चीज़ के बारे में पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट लें। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर हम ठंड की वजह से जो बीमारियाँ लगती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अक्सर ये होता है कि ठंडी हवा आपके नाक के ज़रिए जब घुस जाती है अंदर तो उससे आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है, आपको जुकाम लग जाता है और उसके बाद जो नसें आपकी दिमाग में कनेक्ट हो रही है, आपकी सर दर्द की भी शिकायतें आने लग जाती है। ऐसे में आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, इन तमाम चीज़ों से कैसे बचा जाए? सडन जो कोल्ड एक्सपोजर है वो तो लिमिट करना ही है, तो उसके लिए आप अपने आप को प्रॉपरली, अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपरली वार्म क्लोथिंग में निकलें। और आप दूसरा कि वार्म लिक्विड्स लेते रहें, गर्म तरल पदार्थ लेते रहें, अपनी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ा के रखें, वो आपको हेल्प करता है। तो ऐसे मौसम में इसीलिए गर्म चाय, दूध, कहवा, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स बने हुए हैं उनको फॉलो करिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर अनुराग, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रतीक, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।